हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत के बारे में बताएंगे। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताती हैं, सुनिए। सबसे पहले हम इसका अर्थ बताते हैं, पूंजी की लागत होती क्या है, उसके बाद परिभाषा बताएंगे। सुनिए, व्यावसायिक संस्था आवश्यक पूंजी की रकम को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक स्रोत के अपने गुण व दोष होते हैं। संस्था आय, जोखिम व नियंत्रण की दृष्टि से स्वामियों के हितों की सुरक्षा करते हुए इन सभी पूंजी स्रोतों के बीच अनुकूलतम संतुलन स्थापित करती है। आय, जोखिम व नियंत्रण के अलावा पूंजी की लागत की अवधारणा भी पूंजी के स्रोतों के चुनाव व उनके संतुलन को प्रभावित करती है। संस्था जिन स्रोतों से पूंजी की रकम प्राप्त करती है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राप्त करती है, उन्हें हम विनियोजक की संज्ञा दे सकते हैं। विनियोजक जब अपना संचित धन अन्य को सौंपते हैं तो वे आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं कि न केवल उनकी रकम संस्था के हाथ में सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें उनकी पूंजी का उचित मूल्य भी सतत रूप से मिलता रहेगा। यह कहना आवश्यक नहीं है कि कुछ विनियोजक सुरक्षा पर अधिक जोर देते हैं तो कुछ पूंजी के मूल्य पर बल देते हैं। फलस्वरूप विभिन्न विनियोजकों के संदर्भ में पूंजी का मूल्य एक समान नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में, पूंजी के कुछ साधन सस्ते होते हैं और कुछ साधन महंगे होते हैं। अब आती हैं इनकी डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत की परिभाषा। इसके बारे में हम सुनेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हंट, विलियम एंड डोनाल्डसन के अकॉर्डिंग। सुनिए, इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बोला है, मे बी डिफाइंड एज अ रेट that must be earned on the net proceeds to provide the cost elements of the burden at the time they are due। मतलब हिंदी में सुनिए, हंट, विलियम तथा डोनाल्डसन के अनुसार इसे यानी कि पूंजी की लागत इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह वह दर है जो शुद्ध राशि पर अर्जित की जानी चाहिए। इससे देय होने पर लागत व्ययों की पूर्ति की जा सके। और दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू M.J. गोल्डन। इसमें सुनिए, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब M.J. गोल्डन के अनुसार पूंजी की लागत का तात्पर्य उस प्रत्याय दर से है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने हेतु विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। देखिए, अब हमने अर्थ और परिभाषा बता दी थी। अब आगे आता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी की लागत की गणना। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स, जो दो तरीकों से हो सकती है। नंबर फर्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट और नंबर सेकंड कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट कॉस्ट। ठीक है, सुनिए, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट इंक्लूड्स, मतलब स्पेसिफिक कॉस्ट में क्या क्या आता है। नंबर ए आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। पहले हम आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बारे में बताएंगे। सुनिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती क्या है, उसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को ऋण पूंजी की लागत। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय लेंडर्स। मतलब इस प्रकार की पूंजी अधिकांशतः ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त की जाती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, जिनमें बट्टा, अभिगोपन कमीशन, दलाली आदि प्रमुख हैं। यही नहीं, कभी कभी डिवेंचर्स का निर्गमन अंकित मूल्य से
कम मूल्य पर या अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जा सकता है। साथ ही ऋण पत्रों की प्रकृति सतत यानी कि परपेचुअल या शोधनीय रिडेमेबल हो सकती है। सर्वप्रथम सतत ऋण पूंजी की लागत विधि समझाई जा रही है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी कि KD बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इजिकल टू 1/NP, वेयर नीचे दे रखा है जहाँ KD इक्वल कॉस्ट ऑफ डेब्ट। KD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, I इक्वल इंटरेस्ट और NP इक्वल नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है व्हेन डेब्ट इज इशूड एट पर, मतलब ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन हुआ हो। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है NP इक्वल फेस वैल्यू माइनस इशूड एक्सपेंसेस। दूसरा आता है व्हेन डेब्ट इशूड एट प्रीमियम, मतलब ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। इसमें आता है NP इक्वल फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस इशू एक्सपेंसेस। और थर्ड आता है व्हेन डेब्ट इशूड एट डिस्काउंट, मतलब ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन हुआ हो। NP इक्वल फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस इशू एक्सपेंसेस, मतलब डिस्काउंट में हमें माइनस करना है डिस्काउंट को और प्रीमियम में प्रीमियम प्लस करना है। आगे बढ़ती हैं। अब आगे बताते हैं हम कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डेब्ट यानी कि बिफोर टैक्स। इसका मतलब है शोधनीय ऋण पूंजी की लागत टैक्स से पहले। इसमें क्या है, रिडेमेबल डेब्ट रेफर्स टू द डेब्ट विच इज़ टू बी रिडीम्ड और रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका सूत्र होता है KD बिफोर टैक्स इक्वल I प्लस ब्रैकेट में P माइनस NP अपॉन N, फिर अपॉन P प्लस NP अपॉन 2, वेयर मतलब जहाँ I इक्वल, I का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, P इक्वल है पर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, NP इक्वल, NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स ऑफ डिवेंचर्स, और N स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल था। आगे देखते हैं। अब आता है कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डेब्ट आफ्टर टैक्स। पहले हमने बिफोर टैक्स बताया था, अब जो आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स सुनिए। KD आफ्टर टैक्स इक्वल होता है KD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस T। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट यानी बिफोर टैक्स इक्वल होगा एनुअल कॉस्ट बिफोर टैक्स अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ डेब्ट, जिसके फॉर्मूले हैं आगे देखिए। अब एवरेज वैल्यू ऑफ डेब्ट आता है यानी कि AV इक्वल होगा NP प्लस RV अपॉन 2, वेयर AV इक्वल एवरेज वैल्यू, NP इक्वल नेट प्रोसीड्स, RV इक्वल रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। आगे देखिए। अब नंबर B आता है, हमने पहला बताया था नंबर A, अब नंबर B आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। ये सुनिए क्या होता है। नॉर्मली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, बट इन द प्रैक्टिकल सेंस प्रेफरेंस डिविडेंड is regularly paid by the companies when they earn sufficient amount of profit। मतलब ऋण पत्रों की तरह पूर्वाधिकार अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर इनके निर्गमन की अवधि पर ही निश्चित कर दी जाती है और कंपनी इसे चुकाने के लिए बाध्य होती है। यदि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है या हानि है तो केवल गैर संचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में ही कंपनी लाभांश भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाती है, अन्य पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में नहीं। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत निकालते समय सामान्य सूत्र का ही प्रयोग किया जा सकता है,
परंतु यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि पूंजी की शुद्ध राशि कितनी प्राप्त हुई है और देय लाभांश की रकम कितनी है। चूँकि ऋणपत्रों की तरह पूर्वाधिकार अंशों को भी सममूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर निर्गमित किया जा सकता है, इशूट किया जा सकता है। अतः इनसे प्राप्त शुद्ध राशि की रकम अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न होगी, मतलब अलग अलग होगी। देखिए इसमें आता है सबसे पहले बी के फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी। इसका फॉर्मूला होता है KP इक्वल DP अपॉन NP, वेयर जहाँ KP बराबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, DP बराबर होता है फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड और NP इक्वल होता है नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे देखिए, अब इसी पर एक क्वेश्चन आता है, एक प्रॉब्लम है, वो सुनिए। सबसे पहला है कंपनी रेजेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh बाई इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल व्हेन दे आर इशूड एट। मतलब एक कंपनी मानती है कि एक उसकी अंश पूंजी 1 लाख रुपए है, भाई 10% पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये वाले हैं, जो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल निकालना है व्हेन दे आर इशूड एट, मतलब नंबर ए 10% प्रीमियम और नंबर बी एट 10% डिस्काउंट। इसका सॉल्यूशन सुनिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर ए में व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% पे दे रखा था तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम KP इक्वल DP अपॉन NP, वेयर DP इक्वल, जहाँ DP बराबर ₹10,000 ब्रैकेट में एट द रेट 10% ऑन ₹1 lakh, और नीचे NP इक्वल ₹1 lakh 10,000। ये कैसे आया, इसे ब्रैकेट में देखेंगे तो 1 lakh का 10% निकाला तो 10,000, 1 lakh में 10,000 प्लस कर देंगे, 1 lakh प्लस ₹10,000 तो 1 lakh 10,000 हो गया। तो इक्वल 10,000 अपॉन DP कितना है 10,000 अपॉन NP कितना है 1 lakh 10,000, तो इसको डिवाइड कर देंगे 40 से 40 कर 1 2 3 4 ऊपर दे रखे हैं, नीचे भी 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 से 4 0 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.09%, मतलब इंटू 100 और लगाना रहेगा, इंटू 100 और आएगा तो यहाँ पे 9.09% हो जाएगा। और बी देखिए व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अब 10% डिस्काउंट है तो इसका फॉर्मूला लगेगा KP इक्वल DP अपॉन NP। इसमें 10,000 अपॉन 90,000 ब्रैकेट में 1 lakh माइनस 10,000 इंटू 100 और आएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 11.11% आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।